चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर अपना है 6 बायोमोलिक्यूल का। तो आज हम लोग एनसीईआरटी को यूज करके करेंगे आज का लेक्चर। कुछ बेसिक चीजें हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये विजिबल है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोले बच्चों। और इंक्रीज करना है साइज या विजिबल है आपको? ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। क्या चीजें हैं देखते हैं। सबसे पहली बात दे रखी है इसमें, proteins are polymers of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond। बात हो चुकी है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी आप कह सकते हो। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH एंड NH2 ग्रुप। यानी कि पेप्टाइड में एमाइड ग्रुप होता है जो एसिड और NH2 ग्रुप के कॉम्बिनेशन से बनता है। रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स of similar or different amino acids proceeds through combination of amino group of one molecule with carboxylic group of other molecule। ये बात हमको पहले से मालूम है कि CONH बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बनता है। क्या प्रॉब्लम है आशय, बोलिए। इसके बाद बात करी गई कि इस प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में वाटर एलिमिनेशन होगा और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। पहले ही बता चुके हैं आपको, अगर दो एमिनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज डाइपेप्टाइड। 3 एमिनो एसिड अगर कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ट्राइपेप्टाइड। 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड। लास्ट क्लास में आपको ट्राइपेप्टाइड का एक क्वेश्चन भी कराया था। अगर पेप्टाइड की चेन बन रही है तो एक तरफ NH2 ग्रुप फ्री होगा और एक तरफ आपका COH ग्रुप फ्री होता है। NH2 ग्रुप फ्री होता है तो वो उसको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और जिसका COH ग्रुप फ्री होता है उसको हम लिखते हैं राइट साइड में। ये वाली बात हमारी हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब ट्राई, टेट्रा, हेप्टा, हेक्सा, इस तरीके के पेप्टाइड हो सकते हैं। और अगर 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो आप नाम दे दोगे उसको पॉलीपेप्टाइड। अमीनो एसिड्स इज मोर देन 10 then the product are called polypeptide। A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 U is called a protein। यानी प्रोटीन कब बोलोगे जब पॉलीपेप्टाइड में क्या होंगे, मोर देन 100 एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे और मास हो जाएगा 10,000 U से भी ज्यादा या इतना, तो उसको आप उस समय पे कहने लगोगे प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन कहने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बात हो रही है जैसे कि इंसुलिन की बात करो अगर, तो इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन की अगर बात करो तो उसमें जो इंसुलिन प्रोटीन है जिसमें, उसमें 51 एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। दो तरीके की चेन होती है, एक में 21 होते हैं और एक में 30 एमिनो एसिड होते हैं। तो 51 का कॉम्बिनेशन होता है इंसुलिन में। इंसुलिन नाम सुना हुआ है आपने, कहीं पे सुना है? इंसुलिन नाम सुना है क्या कहीं पे आपने?
डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, सुना हो अगर कहीं तो। फिर उसके बाद है आपका प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर की बेसिस पे, उसके मॉलिक्यूल का शेप कैसा है उस बेसिस पे अगर डिफाइन करना है तो कितने तरीके से हम बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं फाइब्रस, दूसरे को बोलेंगे ग्लोबुलर। पहले को बोलेंगे फाइब्रस, दूसरे को बोलेंगे ग्लोबुलर। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, फाइब्रस बोले तो फाइबर लाइक, फाइब्रस बोले तो फाइबर लाइक, और ग्लोबुलर मतलब होता है एसोसिएशन होगा इस तरीके का कि कुछ इस तरीके का सर्कुलर स्फेरिकल काइंड ऑफ चीज बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबुलर। अब पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन करते हैं कि क्या है फाइब्रस और क्या है ग्लोबुलर, क्योंकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से स्टिक करके आ जाते हैं कई बार इसमें। When the polypeptide chains are run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond, पॉलीपेप्टाइड चेन किससे जुड़ी होगी, या तो H बॉन्ड से जुड़ी हुई हो या उसमें बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, SS बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अगर इस तरीके की दो बॉन्डिंग है और एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सच आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वर्ड याद रखेंगे, ये इनसॉल्युबल कैसे हैं जनरली। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल एंड सिल्क, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल। यानी कि फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, जो मसल में प्रोटीन होती है मायोसिन, जो हेयर में होती है केराटिन, और आपका वूल और सिल्क के जो प्रोटीन है ये भी किस तरीके के होते हैं, फाइब्रस। पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी तो क्या बनाएंगी, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, उसको हम बोलेंगे फाइब्रस प्रोटीन। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत हो तो बोले। इसके बाद बात हो रही है ग्लोबुलर प्रोटीन की। This structure results when the chains of polypeptide coil around to give spherical shape। जो स्फेयर वर्ड मैंने बोला था वो स्फेरिकल शेप की बात हो रही है। जो स्फेयर वर्ड मैंने बोला था वो स्फेरिकल शेप की बात हो रही है। आशा जैन, आप दो दो आईडी से कैसे ज्वाइन कर रहे हो? ये कौन आशा जैन की आईडी से दूसरा कौन ज्वाइन कर रहा है? वो तो खुद ही लेफ्ट कर गया। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात हो रही है। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। तो पॉइंट क्या याद रखेंगे, ग्लोब्यूल बनना है मतलब स्फेरिकल शेप बनना है। पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के चारों तरफ इस तरीके से कॉइलिंग करेंगी कि ग्लोब्यूल बनेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस प्रोटीन को हम बोलेंगे ग्लोबुलर। These are usually, वहां पे लिखा था these are generally insoluble in water, ये क्या है, usually soluble in water। ये पॉइंट याद रखेंगे, these are usually soluble in water। उनके बारे में हमने बात की थी और बोला था insolubility की, यहां पर हमने बात की और क्या बोला, soluble in water। Insulin and albumin are common example of globular protein। एल्बुमिन अंडे में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। और इंसुलिन की बात अभी हो रही थी, ये आपका सिक्रीट होता है। इंसुलिन आपका सिक्रीट होता है पैंक्रियास से, है ना।
तो ये दोनों आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये 4 डिफरेंट लेवल पे, एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी, तीसरे को बोलते हैं टर्शरी और चौथे को बोलते हैं क्वार्टरनरी। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर इनका कितने टाइप का हो सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सेकेंडरी बोल सकते हो, टर्शरी बोल सकते हो, क्वार्टरनरी बोल सकते हो। ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक आपने सपोज जो वो देखा आपने कभी निटिंग करते हुए, स्वेटर वगैरह मम्मा लोग बनाते हैं, तो कभी आपने देखा हो, मान लो एक सिंगल वूल आपने ले लिया, उस सिंगल वूल के अराउंड अगर आपने एक सिंगल वूल ले लिया, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन सीधे सीधे रन कर रही है, उसमें कई सारी चेन है वो सीधे रन कर रही हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। बट एक पॉलीपेप्टाइड के चारों तरफ अगर दूसरी भी कॉइलिंग कर रही है तो उसको बोल दोगे आप सेकेंडरी। फिर जो वो दो हैं उनमें एक कॉइलिंग तो हो ही रही है, उसके अलावा भी कुछ और प्रोसेस होने लगे तो टर्शरी हो जाता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हर तरीके का अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अभी तो मैंने मोटी मोटी बात बताई, अब समझते हैं थोड़ा ध्यान से इस चीज को। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं। सबसे पहली बात है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन्स में है 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में बात कर रहे हो तो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। Each polypeptide in protein has amino acid linked with each other in specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस लगा हुआ है, मान लीजिए कि एक में किसी में लगा हुआ है वेलिन लगा है, फिर उसके बाद ग्लाइसिन लगा है, फिर एलानिन लगा है, फिर उसके बाद कोई और अमीनो एसिड लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड लगा है, एस्पार्टिक एसिड लगा है, ये जो बेसिक बस सीक्वेंस है, इस सीक्वेंसिंग को ही हम कहते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे हैं, उस अगर सीक्वेंस की केवल बात करोगे तो उसको आप बोलोगे कि आप प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हो। तो यही बात बोली गई है। Any change in this primary structure sequence of amino acid creates different protein। मतलब अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप बात करते हो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की, जैसे एग्जांपल से समझो इस बात को, जैसे मान लो हमने बोला कि अभी हमने आपको बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप बात कर रहे हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम केवल ये बात कर रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। मतलब जैसे मान लो कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन है, उसमें हम देखना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, फिर उसके बाद ग्लाइसिन आ गया, फिर उसके बाद मान लो एस्पार्टिक एसिड आ गया, फिर मान लो आर्जिनिन आ गया, इस तरीके से एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो एक ये सीक्वेंस है, इसके हिसाब से मान लो कोई प्रोटीन बना, मान लो इसके हिसाब से मैंने एक एग्जांपल लिखा है जस्ट फॉर, मुझे आइडिया नहीं है कैसे बनता है, मायोसिन बनता है, मसल का प्रोटीन मान लीजिए, ठीक। अब हम क्या करें, अगर इस सीक्वेंस में कोई भी अमीनो एसिड आप चेंज कर देते हो, जैसे ग्लाइसिन की जगह अगर हमने लगा दिया, मान लीजिए हमने कोई और अमीनो एसिड ले लिया, सपोज हमने ले लिया मेथियोनीन, यहाँ पे डाल दिया, बाकी सब सेम रखा,
बाकी पूरा सीक्वेंस हमने क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, केवल एक एमिनो एसिड को हमने सीक्वेंस में चेंज किया। इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने चेंज कर दिया। तो कभी भी अगर किसी भी एमिनो एसिड के सीक्वेंस में मान लीजिए कि 100 एमिनो एसिड एक साथ लगे हुए हैं, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, उस सीक्वेंस में अगर किसी भी एक एमिनो एसिड को आप चेंज कर दोगे, जैसे इस सीक्वेंस में हमने बोला कि ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमने ग्लाइसिन को हटा करके मेथियोनीन लगा दिया है, तो जैसे ही आप केवल सिंगल अमीनो एसिड भी चेंज करोगे तो नया प्रोटीन बन जाता है। ये मायोसिन था मान लो, तो ये कोई नया प्रोटीन बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी बात ये है कि प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर एक से ज्यादा भी करोगे तो भी चेंज आएगा, पर अगर एटलीस्ट आपने एक एमिनो एसिड को भी अपने सीक्वेंस से हटा दिया, उसकी जगह पे दूसरा कर दिया, तो जैसे ही आप सीक्वेंस चेंज करते हो, एक एमिनो एसिड के चेंज करने पे भी नया प्रोटीन बन जाता है। क्लियर है बात? बोले बच्चों? बच्चा पार्टी ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, मतलब जो सारे ह्यूमंस का होता है, तो उसमें सीक्वेंस है कुछ इस तरीके का, वैलिन है, वैलिन के बाद एक आता है हिस्टिडीन, फिर ल्यूसीन है, फिर उसके बाद है आपका थ्रियोनिन, फिर PRO है, फिर उसके बाद है आपका ग्लूटामिक एसिड, फिर इसी सीक्वेंस में है आपका, याद नहीं करना है ये आपको, फिर ग्लूटामिक एसिड है, फिर उसके बाद है आपका LYS। ये इस तरीके का एक सीक्वेंस है, ये है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करें, केवल ये जो आपका ग्लूटामिक एसिड है इसको हटा दो, इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो वैलिन से, मतलब पूरा सीक्वेंस सेम है, वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, इसकी जगह हमने वैलिन डाल दिया यहाँ पे, बाकी सब सीक्वेंस सेम है। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करवाना, है ना, तो ऑक्सीजन कैरिंग के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की डिजीज होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का शेप गड़बड़ हो जाता है, आरबीसी का शेप गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। उसमें क्या होता है, उसमें इस GLU की जगह वैलिन आ जाता है, VAL आ जाता है, जिस डिजीज को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ब्लड की कोई भी कमी होती है तो हम लोग बोलते हैं एनीमिया हो गया है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं जिसमें GLU की जगह VAL आ गया अमीनो एसिड, केवल एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आया तो हीमोग्लोबिन के, तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, और ये जो हो गया ये डिजीज पर्सन का हीमोग्लोबिन हो गया, और डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर एक एमिनो एसिड भी चेंज कर दोगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और अगर प्रोटीन चेंज हो गया तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। मतलब उसके बायोलॉजिकल और फिजिकल फंक्शन क्या होते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ यू चेंज द सीक्वेंसिंग then function of that amino acid, function of that protein will be changed. clear है बात ये?
तो जैसे इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसमें 574 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ सीक्वेंस बनाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। इस 574 अमीनो एसिड में से अगर केवल GLU की जगह वेलिन आ गया, ये सीक्वेंस चेंज हो गया, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन खराब हो जाता है और डिजीज का नाम होता है सिकल सेल एनीमिया। फंक्शन लेस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और इसी बात से हमको ये पता लगा कि एक भी अमीनो एसिड को अगर आप चेंज कर दोगे सीक्वेंस को, तो वो उसकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट डालेगा। क्लियरिटी है? अब हम लोग आ जाते हैं अमीनो एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल हम सीक्वेंस की बात करते हैं, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड अरेंज है उनकी बात करते हैं, तो हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या चीजें हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन विच a long polypeptide chain can exist। किस तरीके का शेप बना रही है? They are found to exist in two different types. First is called alpha helix and second is called beta pleated sheet structure। एक को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में कुछ इस तरीके की कॉइलिंग होगी, जैसे आपने फिजिक्स में एक वो स्क्रू का रूल पढ़ा होगा कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट में, सुना है आपने? कहीं पे 10th 11th में या 11th 12th में कहीं तो पढ़ोगे आप। ये स्क्रू रूल इस तरीके से कुछ होता है उसमें। उसमें हम बोलते हैं कि शायद करंट का डायरेक्शन अगर इस तरीके से है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी कि जो आपका उसका डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन है, वो कुछ इस तरीके से होता है ना, जैसे आप इन अपनी फिंगर्स को ऐसे राउंड करो, ठीक है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फा हेलिक्स होता है वो कुछ इसी तरीके से बनता है, कॉइलिंग होती है, सीक्वेंस की कॉइलिंग। जब अमीनो एसिड की पूरी चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की, और वो पॉलीपेप्टाइड की कुछ कॉइलिंग होती है इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ध्यान से देखिए, अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आप। ये देखो, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये दिखाया गया है, ये ऊपर ये वाला दिखाया गया अल्फा हेलिक्स। इसमें देखिए जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो छोटे छोटे गोले ये दिखाए गए, ये केवल अमीनो एसिड है। ढेर सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड वाले में क्या हुआ है कि कॉइलिंग हुई है, ये अल्फा हेलिक्स इस तरीके से कॉइल, ऐसे ऐसे करके कॉइल होंगे, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में जैसे आपने जैसे साड़ी की प्लीट्स बनती हैं, जिन लोगों ने देखा हो, लेडीज साड़ीज पहनती है, मम्मी मम्मी जिनकी भी पहनती होंगी, आपने किसी को तो देखा ही होगा, साड़ी की जो प्लीट्स बनती हैं उस तरीके के प्लेट्स उसमें आते हैं, और उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें आप अगर डायग्राम देखो तो डायग्राम में देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर में एक तो अल्फा हेलिक्स भी दिखाया है और दूसरा यहाँ पे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर भी दिखाया है। मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों स्ट्रक्चर को अगर मिक्स कर दो तो आप सबको अगर कंसीडर करो एक साथ, तो उसको बोलते हो टर्शरी। क्वार्टरनरी में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ सीक्वेंस में कुछ दिखा, डायग्राम में उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल कॉइलिंग अगर हो गई है तो उसको मिला करके हम बोल सकते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो अब आते हैं अपने थ्योरी पार्ट पे। These structures arises due to the regular folding of backbone of polypeptide
chain due to hydrogen bonding between CO and NH group of peptide. यहाँ पे देखो इस डायग्राम को ध्यान से, किस तरीके से यहाँ पे फोल्डिंग होगी। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में CO का जो बॉन्ड है और जो NH का बॉन्ड है, ये CO एक पार्ट में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है NH। CO NH ढेर सारे बॉन्ड होंगे, तो आप इधर से चेन है इसके CO बॉन्ड और इधर दूसरी चेन है इसके CO NH बॉन्ड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब जो इस तरीके से जो कॉइलिंग हो रही है, उसमें ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट, दोनों पार्ट के पीछे में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका तैयार होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे अल्फा हेलिक्स। तो क्या दिया हुआ है, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज in a polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into right-handed screw helix। इस तरीके से चेन पूरी ट्विस्ट हो रही है। एक मान लीजिए थ्रेड है, उसको आप ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट कर दो तो वो बनाएगा आपका अल्फा हेलिक्स। With NH group, each amino acid residue hydrogen bonded to CO of an adjacent turn of helix as shown in figure। फिगर में जिस तरीके से दिखाया। अब बीटा प्लेटेड की बात करते हैं। बीटा प्लेटेड में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आती है। क्या चीज है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। जैसे मान लो सपोज अल्फा हेलिक्स में हमने बोला कि मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, उसको हमने ऐसे राइट हैंड में इस तरीके से टर्न किया, ठीक है, ऐसे टर्न किया, और टर्न करने पे आपका बना बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं कि पहले ये पूरी स्ट्रेच होती है, जितनी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक स्ट्रेच हो सकती है वो स्ट्रेच होगा इस तरीके से, stretched out to nearly maximum extension, then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond। क्या याद रखेंगे, अब साइड बाय साइड ये अटैच होंगे और क्या बनाएंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रक्चर रिजेंबल्स प्लीटेड folds of drapery and therefore known as pleated स्ट्रक्चर। और शीट नाम देंगे इसमें, जैसे साड़ी में प्लेट्स होती हैं उसी तरीके से का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें जितने टर्म्स यूज किए गए हैं वो टर्म्स हमें याद रखते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पहले जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी वो फुल्ली स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होने के बाद वहां पे बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से प्लीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी का बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और अगर सेकेंडरी में बोले कि सिंपल वाला कौन सा है सेकेंडरी में, तो हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, जिसमें राइट हैंडेड इस तरीके से हेलिक्स जो है वो क्या होगा, घूमे। देन हम लोग बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। Tertiary structure of protein represents overall folding of polypeptide chain, further folding of secondary structure। यानी जब स्ट्रक्चर सेकेंडरी बन गया तो उसमें और फोल्ड अगर आप कर दो तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा टर्शरी। फर्दर फोल्डिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इससे क्या बनेगा आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। यानी कि जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्पेशल शेप बनते हैं। पहला है आपका फाइब्रस और दूसरा कौन सा बनता है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मैंने बताया ही था आपको, स्फेरिकल शेप बनेगा, फाइब्रस में लंबे लंबे फाइबर्स बनेंगे।
मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, जो स्टेबलाइज करते हैं वो कौन कौन से। एक बार जेईई मेंस में सवाल पूछा है कि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन की चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन, उसमें कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज होता ही है, वंडरवॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आ जाएगा आप बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से आता है कि कहीं कहीं पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो पोलर बनता है, और पोलर अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो पोलर में आपका पोल्स डेवलप होंगे, तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बात? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एनसीईआरटी से ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे आप, इससे अपना काम बन जाएगा, तो ज्यादा लेंदी कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना है। Then quaternary structure of proteins, some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. Special arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. मतलब क्वाटनरी में मोटी मोटी बात ये समझो कि 3D की बात हो रही है, 2D उडी वाला सिस्टम गायब हो गया, किसकी बात हो रही है? 3D की। कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ सब यूनिट्स बनेंगी, और वो सब यूनिट्स के स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि कोई प्रोटीन है जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है, या क्वाटनरी है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है। कभी आपको वो स्ट्रक्चर, अगर आप केवल अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखोगे देन इट विल कॉल प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी अमीनो एसिड को हम देख रहे हैं और उसमें हम केवल अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम किस स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं? तो हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ ऐसी चीज देते हैं कि उसमें हम बोल रहे हैं कि कोई अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो रहा है या प्लीटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम बोलेंगे हम उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, सेकेंडरी पे बात कर रहे हैं। आफ्टर देन अगर आपको बोला गया कि सब यूनिट्स बन रही हैं और सब यूनिट में 3D अरेंजमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब आप सीधे सीधे चले गए क्वाटनरी स्ट्रक्चर पे, ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन का 3D अरेंजमेंट देखने लगे, देन दैट इज कॉल्ड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और फोल्डिंग हो रही है, और फोल्ड देख रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी के एग्जांपल भी करे थे हमने, टर्शरी में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे उसकी भी बात कर ली थी हमने। अब बोल दें यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? ये देखिए इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, क्या है देख लो, एनसीईआरटी कर रही है तो देख लेते हैं। ये प्राइमरी है, केवल सीक्वेंस बता रहा है, ये सेकेंडरी है, इसमें अल्फा हेलिक्स दिखा दिया है इन्होंने, और अगर एक दूसरे से बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, प्लीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। फिर ये टर्शरी है, टर्शरी में अल्फा हेलिक्स भी है, प्लीटेड भी है, और सबको कंबाइन कर दिया इन दोनों को। और क्वाटरनरी में तो सारी चीजें चल रही हैं। क्वाटरनरी में अगर देखो तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। अगर हम बोले कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे, एक बार ये भी सवाल आया हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे स्ट्रक्चर को बताओ, तो 1 डिग्री सबसे सीधा साधा है, केवल सीक्वेंस देखते हो, फिर 2 डिग्री में और, फिर 3 डिग्री में और, फिर 4 डिग्री में कॉम्प्लेक्स और हो जाता है स्ट्रक्चर। ये पॉइंट क्लियर है? हेलो हेलो बच्चा, ये देखिए सब यूनिट्स दिखाई गई हैं, 3D अरेंजमेंट दिखाया गया। इसमें इस डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, हमें समझना है 2 कलर की सब यूनिट दिखाई गई है, एक देखो ब्लू कलर की है,
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कलर से मतलब नहीं है, आपको दो कलर से दिखा करके दिखाया गया है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसमें दो सब यूनिट है और ये सब यूनिट के 3D अरेंजमेंट की अगर बात करोगे तो आप बोल दोगे इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और कोई खास बात ना है। ये केवल एक ही तरह की टर्शियरी स्ट्रक्चर में दिखाया गया था और यहाँ पे दिखा दिया गया है क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसके बाद बात हो रही है, एक टर्म प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसा कि बात होती है नेचर, स्वभाव, प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, है ना, और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोटीन है, कोई भी अगर एक प्रोटीन है, तो बायो में आपको एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, वन जीन, वन एंजाइम, वन प्रोटीन, वन रिएक्शन, या कह सकते हो वन फंक्शन। बॉडी में क्या होता है, अगर एक जीन है तो उससे एक एंजाइम की सीक्वेंसिंग होगी, एक एंजाइम बनेगा, वो एक एंजाइम एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और उस एक प्रोटीन से एक रिएक्शन होगा या बॉडी में एक वर्क होगा, एक फंक्शन होगा। इसका मतलब एक जो प्रोटीन होता है वो आपका एक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए, बॉडी में मान लीजिए बात हो रही है कि हेयर के कलर की बात हो रही है, तो हेयर कलर के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, हर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है। तो अगर बात कर रहे हैं हम डीनेचुरेशन की, तो डीनेचुरेशन का मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो चेंज ला दीजिए जिससे उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, जो भी वो काम कर रहा था प्रोटीन, वो उसका काम खत्म हो जाए। मतलब स्ट्रक्चर में आपने कुछ भी ऐसा चेंज ला दिया जिससे कि वो उसका जो फंक्शन था उस प्रोटीन का, वो प्रोटीन का फंक्शन जो है वो खत्म हो जाए, तो ऐसे को प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये जो डीनेचुरेशन है ये दो तरीके का होता है, कभी कभी इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब जो प्रोटीन अपने फंक्शन को काम करना बंद कर दिया, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसको हम फिर से ऐसे फॉर्म में चेंज कर दें कि फिर से वो अपना ओरिजिनल फंक्शन करने लगे, तो ऐसे को हम बोलेंगे कि डीनेचुरेशन में को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि रिवर्सिबल डीनेचुरेशन था, उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। मतलब पहले डीनेचर्ड किया, उसके प्रॉपर्टीज को खत्म किया, फिर उसके बाद उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाए कि वो फिर से अपनी प्रॉपर्टीज पे काम करने लगा, तो इसका मतलब फिर से रीनेचुरेशन कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल डीनेचुरेशन, जिसमें फिर से प्रोसेस हो सके, जिसका फंक्शन आपने खत्म किया था फिर से वो फंक्शन करने लगे, चेंजेस, ऐसे चेंजेस। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं डीनेचुरेशन जिसमें प्रोटीन का वर्क खत्म हो जाता है, दोबारा से उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते, उसको हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल। ज्यादातर जो होता है वो इर्रिवर्सिबल होता है। तो क्या है देखते हैं, protein found in a biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called native protein। यानी कि प्रोटीन का एक प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, एक हर जो प्रोटीन होगी अलग अलग प्रोटीन का एक अलग 3D स्ट्रक्चर होता है। when protein is in its native form is subjected to physical change like in temperature और chemical change, मान लीजिए किसी केमिकल से आपने उसकी रिएक्शन करा दी या आपने उसको हीट अप कर दिया, तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है कि उस प्रोटीन का ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज किया या केमिकल चेंज ले आए उसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब,
उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हीट अप कर दिया या किसी केमिकल से रिएक्शन करा दी. ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट एनकॉइल्ड. मान लीजिए पूरा स्ट्रक्चर टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना हुआ, सब फोल्ड लगे हुए. अब आपने प्रोटीन को हीट दे दी, तो हीट देने से वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो बीच के टूट जाते हैं और जो कॉइल बनी हुई है वो अनकॉइल हो जाती है, मतलब सीधा हो जाएगा स्ट्रक्चर, कॉइलिंग वगैरह खत्म हो जाएगी. उसकी वजह से प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन था वो खत्म हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. इस प्रोसेस को बोलोगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed. जेई मेंस का सवाल है कि डीनेचुरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर खत्म होता है. सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर खत्म होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही बना रहता है. मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस केमिकल ट्रीटमेंट या हीटिंग से खराब नहीं होता है. लिखा हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. मतलब अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया, हीट ट्रीटमेंट कर दिया, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस वही रहेगा. बाकी सारी चीजें अनकॉइलिंग हो जाएगा, सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी सारे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएंगे. कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग. अंडे को अगर गर्म करो तो अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो बॉयल हो जाता है और बॉयल होके थिक हो जाता है, आप देखते हैं. अनदर एग्जांपल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क which is caused due to formation of lactic acid by the bacteria present in milk. जब दूध जम जाता है, दही जम जाता है, तो आप देखते हो उसमें कर्डलिंग बोलते हैं, है ना. और उस प्रोसेस में भी क्या होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, एक बैक्टीरिया का एक्शन होता है जिसकी वजह से उस प्रोटीन का नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है. इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन. यहां तक बात क्लियर है. आप देखो, अब लास्ट में पार्ट है एंजाइम. एंजाइम की बात कर लेते हैं. एंजाइम क्या होते हैं. अच्छा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इन्होंने एक चीज और देनी चाहिए थी, दी नहीं. प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक चीज और है, बता देते हैं. देखो, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा ना, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन ऐसे भी होंगे, कुछ प्रोटीन ऐसे भी होंगे. जैसे हमने बोला कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बेसिक पार्ट क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है. तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें ढेर सारे अमीनो एसिड होते हैं. अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं. उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. कॉइलिंग वगैरह हो जाती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ढेर सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लगे होंगे, ठीक है. लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिसमें अमीनो एसिड के साथ साथ अमीनो एसिड के साथ साथ अमीनो एसिड तो ऑर्गेनिक होता है, कुछ मेटल भी अटैच होते हैं. अमीनो एसिड के साथ साथ क्या अटैच होते हैं, मेटल भी अटैच होते हैं. तो ये पार्ट हो गया ऑर्गेनिक और ये वाला पार्ट हो गया जो मेटल वगैरह अटैच है
वो हो गया इनऑर्गेनिक। ये पूरे प्रोटीन का ही पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट। ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है इसमें मेटल वगैरह से रिलेटेड, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर है बात इतनी? अब प्रोस्थेटिक ग्रुप में जैसे एग्जांपल में अगर बात करूं तो आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आयरन अटैच होता है। बीच में क्या होता है? आयरन होता है। सेंट्रल मेटल में कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये। सेंटर में होता है आयरन। हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन होती है उसको हीम बोलते हैं। हीम प्रोटीन जो होता है उसमें आपका बीच में आयरन होता है। इसी तरीके से अगर बात करो क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में आपका सेंटर में होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के तरीके से हो जाएगा क्लोरोफिल में Mg, मैग्नीशियम। क्लियर है बात? बोले बच्चों? अब आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात कर रहे थे हम लोग। एंजाइम्स की बात करते हैं। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। An example is digestion of food, absorption and appropriate molecules and ultimately production of energy. This process involves a sequence of reactions. हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद हमको उससे एनर्जी मिली। इस पूरे प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हुए, डिफरेंट टाइप की बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हुई, कई तरीके के रिएक्शंस हुए, ये बात बताई जा रही है। This process involves sequence of reactions and all these reactions occurs in body under very mild conditions. This occurs with the help of certain biocatalyst. कैटेलिस्ट आप जानते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। यहाँ पे एंजाइम के लिए एक वर्ड यूज किया गया है बायो कैटेलिस्ट। बायो कैटेलिस्ट का मतलब है, बायो का मतलब होता है लिविंग और कैटेलिस्ट का मतलब जानते ही आप। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटेलिस्ट प्रेजेंट होगा, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को फास्ट कराएगा, उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर। इस लाइन को याद रखेंगे। असर्शन रीजन या आपका बन सकता है कैसा क्वेश्चन? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। वेरी स्पेसिफिक का मतलब है कि एक ही एंजाइम से कोई एंजाइम अगर डाइजेशन कर रहा है तो वो एंजाइम कोई और फंक्शन बॉडी में नहीं करेगा। मतलब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही एंजाइम से सारे काम आप करवा लीजिए। पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक ही एंजाइम काम करेगा और एक ही रिएक्शन करवाएगा। They are generally named after compound or class of compound upon which they work. जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से नाम होगा। किसी चीज को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से नाम होगा। प्रोटीन पे काम कर रहे हैं तो अलग नाम है। फैट पे अगर वो काम करे, फैट डाइजेशन करा रहे हैं तो अलग नाम है। उसके बेसिस पे नाम दिया जाता है।
For example, enzyme that catalyzes hydrolysis of maltose into sugar glucose named as maltase. माल्टोज के ऊपर वर्क करता है, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, इसलिए नाम दिया गया है माल्टेज। यानी कि जो जिसके ऊपर ये एक्ट करेगा एंजाइम, उसके हिसाब से इसका नाम दे दिया जाता है। कुछ खास बात नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। Sometimes enzymes are also named after reaction. Reaction क्या हो रही है उसके बेसिस पे, where they are used. For example, enzymes which catalyzes oxidation of one substrate with simultaneous reduction another substrate are called oxidoreductase. ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में करा रहे हैं, उनका रिएक्शन के टाइप की बेसिस पे नाम दे दिया गया ऑक्सीडोरेडक्टेज। ऑक्सीडेशन भी करवा रहे हैं, रिडक्शन भी करा रहे हैं, और एंजाइम के लास्ट में हमेशा वर्ड लिखा जाता है ASE, एज लिखते हैं। एंडिंग नेम ऑफ एनी एंजाइम इज ASE, एज। क्लियर है बात? इसके बाद बात हो रही है आपकी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्ट कैसे करता है, तो देखो ध्यान से, ऐसे समझ लो इसको, रीडिंग तो लगा देंगे, अभी समझ लो। एंजाइम की एक्टिविटी का एक मेथड होता है, एंजाइम एक्ट कैसे करता है, इसका एक मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म होते हैं। एक जो है वो इस तरीके, एक मैकेनिज्म इस तरीके का है, इसको बोलते हैं लॉक एंड की। लॉक एंड की मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए E फॉर एंजाइम, और यहाँ पे उसका सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर उसको काम करना है। E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट जिसके ऊपर काम करेगा एंजाइम, और फिर ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई रिएक्शन हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लॉक एंड की जो मेथड है, इसमें ये होता है कि आपका जैसे मान लो कि ये कोई शुगर है, इसके ऊपर किसी एंजाइम को आकर के एक्ट करना, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाना। अब वो मान लो कि शुगर का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का, ये जो शुगर है जिसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का, ठीक है। और मान लीजिए कि हमारे पास जो एंजाइम आया, जो एंजाइम इसके ऊपर काम करने आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा, ऐसा ग्लोबुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, और जो सबस्ट्रेट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा चेयर टाइप है, ठीक। तो लॉक एंड की मेथड में क्या होता है, आपको लॉक और की का मेथड पता है कि अगर आपने की देखी हो तो की में कुछ इस तरीके के शार्प एजेस बने होते हैं जो लॉक के अकॉर्डिंग होते हैं, इसीलिए किसी भी लॉक में कोई भी की अप्लाई नहीं कर सकते। ईच लॉक के लिए आपके एक अलग तरीके की की होती है। और की में डिफरेंशिएशन क्या होता है, की में डिफरेंशिएशन ये इस तरीके से की बनी हुई होती है ना, कुछ याद हो अगर आपको, ऐसा कुछ होता है कि
यस और नो? और ये जो की होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, इसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू लॉक। तो लॉक एंड की का मतलब ये है कि अगर मान लो ये सबस्ट्रेट इस शेप का है स्ट्रक्चर, तो एंजाइम का अगर ये स्ट्रक्चर है तो एंजाइम क्या करेगा कि एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा कि यहाँ पर आकर के फिट हो जाए, इस जगह पर आकर के क्या हो जाए, फिट हो जाए। मान लो सबस्ट्रेट था अपना ये इस तरीके का ऐसा, और एंजाइम था ये, तो अब क्या करेगा एंजाइम, एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और चेंज करके इस सबस्ट्रेट के ऊपर आके फिट होगा। देखिए किस तरीके से एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को कर देगा चेंज, और चेंज करके इसके ऊपर आकर के फिट होगा। अपने स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करें। इस तरीके का चेंज करेगा कि इसमें आकर के ये फिट हो जाए, इसके जो भी ग्रूव्स हैं उसमें आकर के ये फिट हो गया। तो एंजाइम ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और यहाँ पर आकर के फिट हो गया। सबस्ट्रेट में कुछ नहीं हुआ, सबस्ट्रेट वैसे का वैसा ही है, एंजाइम आकर के अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं हम लोग लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसा लॉक होता है उसी के हिसाब से की होती है। तो इसका मतलब जैसा सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर वर्क करना है एंजाइम को, एंजाइम उसी तरीके की उसकी जो साइट्स होती हैं, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। तो जो एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे रिएक्शन हो सकता है, उस एक्टिव साइट का जिस तरीके का शेप होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंजाइम अपने अंदर डेवलप कर लेता है और फिर जाकर के उस जगह पे फिक्स हो जाता है। और इनके बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब इन दोनों का एसोसिएशन बन गया, और एसोसिएशन बनने के बाद फिर यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म क्लियर है यहाँ तक की बात? तो लॉक एंड की मैकेनिज्म का मतलब बस इतना था कि जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम को एक्ट करना है, उसकी जो एक्टिव साइट होगी, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही एंजाइम अपने शेप को चेंज कर लेता है और वहां पर जाके फिट हो जाता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम फिर से सेपरेट आउट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की मेथड ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। पॉइंट क्लियर है? देखिए अब क्या दिया हुआ है, एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के लिए। सिमिलर टू द एक्शन केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर सेट टू रिड्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जिससे कि रिएक्शन हो जाता है फास्ट। फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज is 6.22 kilojoule per mole, while activation energy is only 2.15 kilojoule per mole when hydrolyzed by enzyme sucrase। अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस सिंपल करने पे एसिड की प्रेजेंस में 6.22 किलोजूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन अगर एंजाइम ले लेते हो सुक्रेज
तो यहाँ पे एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी 2.15 ही लगानी पड़ती है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन डिस्कस्ड बिलो, हैज बीन डिस्कस्ड, पहले डिस्कस कर चुके होंगे। विटामिन्स की बात करी जाए या खुद पढ़ के देखेंगे? बोले बच्चों, विटामिन्स में आपको याद करना है कि कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी डिजीज होगी अगर कमी हो जाए तो। चार्ट पूरा याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपको चार्ट से मिल जाता है। फिर भी एक बार आपको 10 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मेन पॉइंट होंगे तो निकल आएंगे, मतलब इम्पोर्टेंट ऐसा। It has been observed that certain organic compounds are required in small amount in our diet, but their deficiency causes specific diseases. These compounds are called vitamins. Most of vitamins cannot synthesize in our body, but plants can synthesize almost all. बहुत सारे vitamins ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, लेकिन प्लांट्स सब कुछ लगभग सारे के सारे सिंथेसाइज कर सकती है। These are considered as essential food factors. However, the bacteria of the gut can produce some of it vitamins required for us. All vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes. It is difficult to define them in basis of structure. स्ट्रक्चर से ज्यादा लेना देना अपने को नहीं है. They are generally regarded as organic compound required in diet in a small amount to perform a specific biological function of normal maintenance. आपको पता ही है विटामिन्स क्या करते हैं? ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी चीज है. इसके बाद बात करते हैं विटामिन्स में कैटेगरी कौन कौन सी है. अगर हम बात करें ए बी सी डी ई, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, के होगा, ये सब विटामिन्स की कैटेगरी है. इसमें याद रखेंगे वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी, पानी में डिजॉल्व जो हो जाते हैं वो होते हैं बी एंड सी, और ए ई डी के होते हैं फैट सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल. अब बी में जो कैटेगरी है वो बी में आपका कॉम्प्लेक्स है, बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स. बी में कई सारे होते हैं, जैसे B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B5 होगा, B6 होगा, ये सारी चीजें होंगी. इसका चार्ट दूंगी मैं आपको. मुद्दे की बात पे बात करते हैं. चलिए, फैट सॉल्युबल की बात हो चुकी है. फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल होंगे. कौन कौन से होंगे? ए ई डी के. दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज. लिवर में स्टोर होंगे. वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी हैं. बी एंड सी में याद रखिए बी का पूरा ग्रुप है, सी में तो एक ही विटामिन होता है. सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं. इसमें ध्यान रखेंगे केवल एक ऐसा है बी में जो वाटर सॉल्युबल नहीं है. कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट B12. इस लाइन को ध्यान से देखिए. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट. देखो, जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से, इसलिए रेगुलरली उसको हमको डाइट में लेना चाहिए. यानी कि बी और सी को हमको रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है और यूरिन में भी वाटर होता है, तो वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. दे आर रेडियली एक्सक्रीटेड इन यूरिन.
एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसलिए बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते हैं। केवल विटामिन B12 को छोड़ के, एक बार जेई में ये भी सवाल आया, मेंस में आया है कि विटामिन बी में कौन सा ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर हो सकता है। बाकी सारे जितने भी बी की कैटेगरी होंगे, B1, B2, B3, B5, B6, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। केवल आपका B12 स्टोर हो सकता है। B12 का एक स्पेशल नाम होता है साइनेकोबालामीन। साइनेकोबालामीन नाम याद रखिएगा, को से याद रखिए। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है बीच में, वैसे साइनेकोबालामीन जो विटामिन B12 है, इसमें बीच में कोबाल्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विटामिन जो B12, बी और सी वाले विटामिन है, इनको डेली डाइट में हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पानी में सॉल्युबल है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें मैं कुछ खास बात इस चार्ट में नहीं है, इस चार्ट को पूरा का पूरा आपको याद करना है। B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, B12 को क्या बोलते हैं, और किसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी। अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना होता है, कभी कभी मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन बना देते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, बच्चों में कौन सा होगा, उसको क्या बोलेंगे, रिकेट्स बोलते हैं। और अगर आपका बड़ों में हो रहा है तो ऑस्टियोमलेशिया बोल देंगे, एडल्ट्स में हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड नाम दिया जाता है, खट्टे सारे फ्रूट्स में होता है। स्कर्वी डिजीज होती है, अगर कमी हो जाए तो ब्लीडिंग गम्स होते हैं इसमें। B12 में आपका एक स्पेशल तरीके का एनीमिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं पर्नीसियस एनीमिया। आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं। B12 में ही आपको मैंने क्या नाम बताया था, साइनेकोबालामीन, कोबाल्ट होता है इसमें, ध्यान रखेंगे। B6 की अगर बात करो, पायरिडॉक्सिन केमिकल नेम है, कहाँ प्रेजेंट होता है उससे ज्यादा मतलब नहीं, डिजीज कौन सी होती है, कन्वल्शंस। ए में याद रखेंगे, ए विटामिन जो होता है, हरी साग सब्जियां जितनी होंगी आपकी, रंगीन जितनी चीजें होंगी उसमें ए होता है। जैसे बीट रूट की बात कर लो, कैरेट की बात कर लो, मिल्क की बात कर लो, इसमें सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। डिजीज जो होती है ए की कमी से, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। डिजीज का नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना बंद हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया में बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, आई की कॉर्निया जो होती है वो हार्ड हो जाती है, तो उसको डिजीज को जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 जो है, B1 में, बी में सबसे पहले कैटेगरी B1 है, थियामीन नाम देते हैं, और इससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। डिजीज का नाम याद रखेंगे, बेरी बेरी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा आपको, रिटार्डेड ग्रोथ होगी। B2 की अगर बात करो, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसमें डिजीज होती है चिलोसिस, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, लिप्स और माउथ के कॉर्नर्स पे आपका क्या हो जाएगा, मतलब इचिंग होगा, वहां पे कट लग जाएंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये होगा। तो किससे कौन सी डिजीज होगी, विटामिन में, ये याद रखना। छोटा पुट्टा क्वेश्चन बना तो बन जाएगा, बन जाता है। आपकी किस्मत की बात होती है, अगर रटने वाला क्वेश्चन बना तो विटामिन के चार्ट से बन जाता। विटामिन ई की बात करो तो आपका इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, ये होता है। विटामिन की का रिलेशन ब्लड के जमने से होता है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी कि अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉट होने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए जिन पर्सन्स में विटामिन के की कमी होती है उनको बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि आराम से रहिए, एक्सीडेंट वगैरह जल्दी से मत करिए, कोशिश करिए कि आपको कट्स वगैरह जल्दी से ना लगे, क्योंकि अगर उनको चोट लग गई तो जल्दी से उनका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और दैट विल बी अ
प्रॉब्लम। क्लियर है बात बच्चा पार्टी? अब आपका आई थिंक इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट रहता है, उसको समझा देंगे। उसमें आपके जो शुगर्स हैं और नाइट्रोजनस बेसिस हैं, किसी किसी साल उसमें से क्वेश्चन दे रहे हैं, डिफरेंस में से क्वेश्चन देते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखने में भयानक लगता है, लेकिन होता है इजी। जितने मेन पॉइंट होंगे सारे मेन पॉइंट इसके करा देंगे न्यूक्लिक एसिड के, तो आपका बात बन जाएगा। और क्या दे रखा है? न्यूक्लिक एसिड के बाद हार्मोन्स दे रखे हैं कुछ, शॉर्ट में दिया है, जितना दिया है हार्मोन इसमें उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास होती है आपकी ऑफ।